हेलो दोस्तों, आप सभी का एक और वीडियो के अंदर स्वागत है। जहां आज की वीडियो के अंदर हम सोलो लेवलिंग के पूरे सीजन 2 को 20 मिनट के अंदर कवर करने वाले हैं। जहां सारे इवेंट्स को हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और सीजन 1 के कंपैरिजन में तो सीजन 2 के अंदर काफी सारी डेडली फाइट्स हैं। जहां पे हमारा जिनवू फाइट करने वाला है डीमन किंग के साथ में, एंड किंग के साथ में, और काफी सारी डेडली रेड्स भी करने वाला है। तो सारी चीजों के ऊपर डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है ये सीजन। तो जहां आप सभी को ये चीज तो पता ही होगी कि हमारे सीजन 1 का टाइटल था अराइज, क्योंकि वो उसकी नेक्रोमेंसी एबिलिटी के ऊपर बेस्ड होता है, जो वो सीजन 1 के एंड में अचीव करता है। और इसी एबिलिटी की वजह से वो किसी भी डेड बॉडी या फिर डेड मॉन्स्टर को अराइज बोल के अपनी शैडो आर्मी के अंदर ले सकता है। और इस एबिलिटी से वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है, ये तो हमें टाइम के साथ ही देखने को मिलने वाला है। लेकिन उसी तरीके से सीजन 2 का टाइटल होने वाला है जेजू आइलैंड आर्क, जिसके अंदर एंड किंग से सामना होने वाला है। तो सारे इवेंट्स को डिटेल में कवर करेंगे, लेकिन हाँ, उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। अब सीजन 2 हमारा वहीं से स्टार्ट होता है जहां सीजन 1 के एंड में हमारे जिनवू ने सीक्रेट डंजन को क्लियर कर लिया था। तो अब इतने लंबे सफर की जर्नी को तय करने के बाद वो आराम करने के लिए अपने घर वापस जाता है। लेकिन सुबह होते ही उसकी बहन उसे कॉल करके बताती है कि उसे पेरेंट्स मीटिंग को अटेंड करना है, जिसके लिए उसे उसके स्कूल आना पड़ेगा। और जिनवू तुरंत तैयार होके मस्त चकाचक कपड़े पहन के स्मार्ट बन के जाता है अपने बहन के स्कूल में। और जैसे ही हमारा मेन कैरेक्टर वहां जाता है, उसके लुक्स इतने ज्यादा तगड़े लग रहे होते हैं कि हर लड़की उसे ही देख रही होती है, इंक्लूडिंग उसकी बहन की टीचर। अब क्योंकि जिनवू एक हंटर है, तो उसकी टीचर एक लड़की का जिक्र करती है जो रिसेंटली हंटर बनी होती है, और वो उसकी बहन की दोस्त भी होती है। तो वो उसे समझाने के लिए बोलती है, क्योंकि हंटर्स की जो जॉब है वो आपको भी पता है आसान बिल्कुल भी नहीं है, और वो लड़की ऊपर से ई रैंक की हंटर होती है। तो अब जिनवू से बेहतर इस चीज को कौन समझ सकता है कि एक ई रैंक का हंटर होना क्या होता है। तो वो बंदा उसे रोकने की बजाय उसे बेस्ट हंटर बनाने का प्रॉमिस कर देता है, और उसे लेके वो जाता है व्हाइट टाइगर के गिल्ड के पास, जहां वो सेकंड चीफ से परमिशन ले लेता है उनकी सी रैंक गेट की ट्रेनिंग में एंटर करने के लिए, जिसे किम चुल लीड कर रहा होता है। और ये एक ए रैंक का हंटर है। और हाँ, इस बंदे को याद रखना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। आपको अभी आगे ही इसके बारे में पता लग जाएगा। अब देखो, जिस गेट के अंदर जिनवू एंटर करता है वो सरप्राइजिंगली ए रैंक से भी अबव रैंक का गेट होता है, क्योंकि इसे रेड गेट कहा जाता है, जिसमें से कोई तभी बाहर निकल सकता है जब उस गेट को प्रॉपरली डिफीट करके हरा दिया गया होगा। अब इस डंजन का जो एटमॉस्फेयर होता है वो हमारा बर्फीले मैदान जैसा होता है, जिसकी वजह से काफी सारे स्ट्रॉन्ग पोलर बियर्स और आइस एल्व्स यहाँ पे मौजूद होते हैं। तो किम चुल डिसाइड करता है जो उन लोगों में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उन्हें लेके वो अपने साथ आगे बढ़े, और बच्चों कुछ जितने भी वीक हंटर्स होते हैं वो जिनवू को फॉलो करने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि उनके पास कोई और चारा भी नहीं होता है। तो जिनवू उन्हें लेके एक दूसरे रास्ते से आगे बढ़ जाता है, क्योंकि हमारा एमसी थोड़ी किसी से डरता थोड़ी है, और ना ही वो रुकने वाला है। तो अपने रास्ते में आने वाले जितने भी पोलर बियर्स उसे मिलते हैं वो सभी को डिफीट करता चला जाता है, और आखिर में उन बियर्स के लीडर को भी डिफीट कर देता है। और इस लीडर को वो अपनी शैडो आर्मी में भर्ती कर लेता है, जिसका नाम वो रखता है टैंक। वहीं एस रैंक का हंटर जो हमारे जिनवू के पीछे हाथ धो के बड़ा हुआ था, मतलब हुआंग डोंग सो, जो यूएसए का एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हंटर है, जिसके बड़े भाई को जिनवू ने सीजन 1 के अंदर मार दिया था। तो वो वापस कोरिया आ जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ उसको बदला लेना होता है जिनवू से। लेकिन जब वो आता है तो उसे पता चलता है कि हमारा जिनवू तो ऑलरेडी एक रेड गेट के अंदर फंसा होता है। तो वो बोर हो जाता है उसका वेट करते करते, और वो वापस यूएस से चला जाता है। वहीं किम चुल बुरी तरीके से हार जाता है, क्योंकि उसके साथ जितने भी मेंबर्स थे सब मारे जा चुके हैं, और आइस एल्व्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं उसके सामने। लेकिन जब उसे ये चीज पता चलती है कि जिनवू के साथ आए हुए जितने भी लो रैंक के हंटर्स हैं वो बहुत ज्यादा खुश हैं और सेफ हैं, तो ये चीज देख के जिम चुल की भाई सब जल के राख हो जाती है। तो वो हमारे जिनवू के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन उसकी ये हरकत उसी के ऊपर भारी पड़ती है, क्योंकि हमारे जिनवू से लड़ते हुए वो मारा जाता है। जिसके बाद जिनवू उसे भी अपनी शैडो बना लेता है, और उसका नाम रखता है आयरन, जो उसकी टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट शैडोज में से एक है। खैर, जिनवू अकेले ही सभी आइस एल्व्स को खत्म कर देता है, और उसके लीडर को भी काफी जल्दी डिफीट कर देता है, जिसके साथ वो रेड गेट को अकेला ही क्लियर कर लेता है। लेकिन वो आइस एल्व के लीडर को अपनी शैडो नहीं बना पाता है। बट हाँ, इस इंसिडेंट से ह्योंग निम ने, जो उसकी बहन की दोस्त थी, वो जिनवू से काफी फ्रेंडली हो जाती है, और वो बहुत ज्यादा अच्छे से बात कर रही होती है, जो देख के जिनवू शॉक हो जाता है, क्योंकि जिनवू ज्यादा फ्रेंडली होके किसी से बात करता है नहीं। अब अगले डंजन रेड में जिसमें जिनवू और जिनहू जाते हैं, वहाँ जिनवू की जितनी भी शैडोज हैं वो इजीली मॉन्स्टर को डिफीट करते चली जाती हैं, और आराम से ही डंजन को क्लियर भी कर देती हैं। और कमाल की बात, उसकी जो शैडो है वो जिनहू का भी काम कर रहे होते हैं। तो जिनहू को ऐसा लगता है कि वो यूजलेस है। वो अलग बात है कि ये
बंदा पहले से ही यूजलेस था, लेकिन फील इसे अब हो रहा होता है। लेकिन इसको क्लियर करने के अगले दिन ही हमारा जिनवू एक और सीक्रेट डंजन के अंदर एंटर कर जाता है विद द स्पेशल की। और इस बार डंजन की जो फील्ड है वो फायर टाइप की देखने को मिलती है। और कमाल की बात, इसके अंदर टोटल 100 लेवल्स होते हैं या 100 फ्लोर की बिल्डिंग होती है, जहां हर फ्लोर पे पहले वाले फ्लोर से काफी ज्यादा तगड़े मॉन्स्टर देखने को मिलते हैं, जिन्हें डिफीट करने से उसे परमिट मिलता है, जो अगले लेवल के लिए एक तरह की का काम करता है। और हर फ्लोर के जो मॉन्स्टर है वो पहले वाले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। लेकिन जिनवू पलक झपकते ही इन फ्लोर्स को क्लाइम करता चला जाता है और बहुत जल्दी लेवल 50 के ऊपर पहुंच जाता है, जहां एक टफ अपोनेंट उसे मिलता है जो काफी हैवी होता है। लेकिन उसके बाद भी इस बंदे की स्पीड और स्ट्रेंथ जिनवू को काफी ज्यादा पुश करती है। बट हाँ, हमारा जिनवू उसे भी डिफीट कर देता है और उसे हराने से जिनवू को काफी सारे आइटम्स मिलते हैं, जिसमें से कुछ तो बहुत ही ज्यादा रेयर होते हैं और कुछ हमें सेट्स में देखने को मिलते हैं, जिनके बचे हुए पीसेस हमें आगे आने वाले फ्लोर्स पे देखने को मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ यूएसए में हमारा जो एक मिस्टीरियस कैरेक्टर है वो डंजन में से बाहर आ रहा होता है, जिसे देखने के बाद यूएस की जो मिलिट्री फोर्स होती है वो उसे कैप्चर कर लेती है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग उस हंटर को सिर्फ कोरियन भाषा आती है। तो बात करने के लिए जिस कैरेक्टर को बुलाया जाता है वो और कोई नहीं हमारा हुआंग डोंगशो था, जिसे हमारे जिनवू से बदला लेना था, क्योंकि वही एक बंदा है जो कोरियन लैंग्वेज जानता है उस समय पे। लेकिन वो उस कैरेक्टर को काफी ज्यादा प्रोवोक कर देता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि ये मिस्टीरियस कैरेक्टर और कोई नहीं संग जिनवू का बाप है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, ये हमारे मेन कैरेक्टर का बाप है। तो वो उसे बोलता है कि मैंने तुम्हारे बेटे को मौत के घाट उतार दिया है और अब तुम्हारी बारी है, जो उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि इसके बाद दोनों में एक बहुत तगड़ी इंटेंस बैटल होती है। बैटल क्या कहना, हमारे जिनवू के बाप ने उसे कुत्ते की तरह धोया था, बस मरते मरते बचता ही बंदा, वरना तो ये परलोक से धार चुका था ऑलरेडी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमारा जिनवू इतनी तेजी से फ्लोर्स की चढ़ाई कर रहा होता है कि उसे खुद नहीं पता होता है कि वो कब 75 फ्लोर पे आ चुका है, जहां उसे एक और स्ट्रॉन्ग अपोनेंट मिलता है। और ये बॉस भी पहले वाले की तरह ही काफी सारे हिडन रिवॉर्ड्स हमारे जिनवू को देके जाता है, जिसमें से एक होता है होली वाटर ऑफ लाइफ, जिसे क्राफ्ट करने से वो किसी भी बीमारी को हील कर सकता है। तो उसे अपने मॉम को क्योर करने का एक रास्ता दिखाई देता है, लेकिन उसे करने के लिए उसे 3 आइटम्स कलेक्ट करने पड़ेंगे, जिसमें से वो 2 को ऑलरेडी कर चुका है। पहला 50 फ्लोर के डीमन को हरा के, दूसरा 75 के डीमन को हरा के, और शायद लास्ट वाला हमें मिलने वाला है 100 फ्लोर के ऊपर। तो जिनवू वापस जाता है अपनी मॉम को देखने के लिए, ताकि वो उनको जल्दी से ठीक कर सके, और उसी के बाद वो करवाता है अपनी रैंक री-इवैल्यूएशन। लेकिन मशीन जिनवू की स्ट्रेंथ को इवैल्यूएट नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा केओस मच जाता है, क्योंकि ऐसा तभी होता है जब एक एस रैंक का हंटर अपनी पावर को टेस्ट करवाता है। तो उसे 3 डेज का मौका दिया जाता है, जिसके बाद उसकी रैंक को री-इवैल्यूएट किया जाएगा। लेकिन इस बीच काफी सारे एस रैंक के हंटर्स उसके पास आते हैं ताकि वो उसे अपने गिल्ड में शामिल कर सके। लेकिन हमारा जिनवू सभी को इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। और इसी के जस्ट बाद हंटर एसोसिएशन का चेयरमैन गो गन ही खुद जिनवू से मिलने के लिए आता है और उसे काफी सारे अच्छे ऑफर्स भी देता है। और हमारे हंटर से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जैसे कितने गिल्ड हैं, कौन सा गिल्ड टॉप पे है, और अगर कोई जिनवू किसी गिल्ड में चला जाता है तो उससे कैसे बैलेंस बिगड़ सकता है, ये सारी चीजें उसे एक्सप्लेन कर देता है। लेकिन हमारा जिनवू इन सभी चीजों को मना कर देता है, क्योंकि इस टाइम पे उसकी जो प्रायोरिटी है वो उसकी फैमिली है, और दूसरा उसे डंजन में जाके सिर्फ बैटल करना है ताकि वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सके। और अगर वो किसी गिल्ड में जाता है तो वो ऐसा नहीं कर पाएगा, जो हमारा चेयरमैन भी समझ जाता है। लेकिन अगले ही दिन वो एक ए रैंक की रेड को ज्वाइन कर लेता है, वो भी एज अ अटैकर नहीं बल्कि एक सपोर्टर की तरह, जो मॉन्स्टर के डिफीट होने के बाद उनके आइटम्स को कलेक्ट करने के लिए जाते हैं। जो देख के तो भाई साहब गो गन ही भी चौंक जाता है कि ये बंदा करना क्या चाह रहा है। और इसी रेड के दौरान पहली बार हमारी इस सीरीज की मेन फीमेल प्रोटैगनिस्ट जो है चाहे इन, वो जिनवू से पहली बार मुलाकात करती है। खैर, हमारे पहले दिन पे तो जिनवू काफी अच्छा माइनिंग का काम करता है, लेकिन दूसरे दिन वो अटैकर्स के साथ एज अ हेल्पर बन के जाता है, क्योंकि उन्हें एक हेल्पर की जरूरत होती है। तो हमारा जिनवू खुद से ही हाथ खड़ा कर देता है, जो देखने के बाद बाकी सपोर्टर्स उसे समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये एक तरह से पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो गई। लेकिन उन्हें नहीं पता होता है कि हमारा जिनवू कितना ज्यादा ताकतवर होता है। खैर, अब वो रेड के अंदर जैसे ही अंदर बढ़ता है, उसे पता चलता है कि ये जो गेट है ये ए रैंक से भी ज्यादा हायर का होता है। तो जितने भी हंटर्स उस रेड के अंदर गए होते हैं उनके लिए ये रेड बहुत ज्यादा हायर वाली होती है, तो वो अकेले इसे नहीं संभाल पाते हैं। तो शुरुआत में तो हमारा जिनवू उनकी मदद करता है अपनी शील्ड की एबिलिटी को यूज करके, ताकि उन लोगों को पता ना लगे, क्योंकि एज अ बाहर का मेंबर वो इसके अंदर दखल अंदाजी नहीं कर सकता है। लेकिन जब हाई और मॉन्स्टर के नंबर बढ़ जाते हैं और जिनवू को ये देखने को मिलता है कि ये लोग बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पा रहे हैं और इन लोगों की जान खतरे में है, तो उसे सामने आके उन सभी मॉन्स्टर को अकेले हैंडल करना पड़ता है। और यहाँ वो काफी
सारे ऑर्क्स को अपनी शैडो बना लेता है, इंक्लूडिंग देयर बॉस, जिसका नाम वो रखता है टस्क। अब देखो, ये जो रेड हमारे जिन्वो ने क्लियर करी थी, इसको देखने के बाद काफी लोगों को हमारे जिन्वो के बारे में पता चल जाता है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट रेड थी कि चाहे हिन और हमारे जिनचुल को भी उनकी मदद करने के लिए आना पड़ता है। लेकिन बाद में उन्हें पता लगता है कि जिन्वो ने अकेले ही इस रेड को क्लियर कर लिया है और उनके साथ साथ सभी लोगों ने उसकी पावर को भी विटनेस कर दिया होता है। खैर, अगले ही दिन हमारे जिन्वो का री एवेल्युएशन एग्जाम होता है, जहाँ सारे रिपोर्टर्स को पता लग जाता है कि कोरिया का जो 10th एस रैंक का हंटर है वो कौन होने वाला है। तो सभी लोग जिन्वो के लिए आए होते हैं, लेकिन हमारा एमसी सभी को इग्नोर करके तुरंत वहाँ से निकल जाता है और ये काफी कूल और फनी सीन लगता है। खैर, जिन्वो दोबारा से सीक्रेट डंजन में एंटर कर जाता है, जहाँ उसने 75 फ्लोर्स तक क्रॉस कर लिया था, लेकिन काफी तेजी से अपनी शैडो से वो 80 फ्लोर तक पहुंच जाता है और उसकी शैडोज भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगती हैं। लेकिन 80 फ्लोर पे उसे एक ऐसी सुंदर लड़की मिलती है जो डीमन की ही बेटी होती है, जिसे जिन्वो मारने ही वाला होता है, लेकिन वो बताती है कि उसे पता होता है कि हर फ्लोर्स पे परमिट कहाँ पे है। तो जिन्वो को ये सौदा काफी अच्छा लगता है, क्योंकि इससे वो काफी जल्दी टॉप फ्लोर्स पे पहुंच सकता है और ऐसा करने से वो काफी जल्दी 100वें फ्लोर के ऊपर भी पहुंच जाता है, जिसका बॉस होता है डीमन किंग बैरन, जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और इसके पास एक बहुत ज्यादा पावरफुल ड्रैगन भी होता है, जिसकी वजह से ये अब तक का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट होता है जिन्वो का, जिसे डिफीट करने में जिन्वो के पसीने छूट जाते हैं। लेकिन जैसे तैसे वो उसे डिफीट कर ही देता है, लेकिन अफसोस वो उसे शैडो नहीं बना पाता है, लेकिन उसका जो ड्रैगन है वो उसे शैडो बनाने में कामयाब हो जाता है और उसका नाम वो रखता है काइजर, और वो होली वाटर ऑफ लाइफ को भी कंप्लीट कर लेता है। जिसके बाद वो तेजी से उस लड़की को बाय बोल के सीधा अपने हॉस्पिटल में जाता है ताकि अपनी माँ को जल्दी से ठीक कर सके। और पूरी सीरीज में ये बंदा पहली बार हमें रोते हुए दिखाई देता है, क्योंकि ये होली वाटर से अपनी माँ को क्योर करने में सक्सेसफुल हो जाता है। जब जिन्वो ये सारी चीजें कर रहा होता है, तभी हमारी भारी दुनिया के अंदर जेजू आइलैंड की रेड की तैयारी चल रही होती है और काफी सारे हंटर्स जापान से कोरिया की मदद करने के लिए चले आते हैं, जिसमें से कुछ नेशनल लेवल के हंटर्स होते हैं, जैसे कि गोटो रियोजू, जो जापान की टीम को लीड करने वाला होता है। खैर, अगले ही दिन हमारा हंटर एसोसिएशन का चेयरमैन हमारे जिन्वो को कॉल करके जेजू आइलैंड में शामिल होने के लिए बोलता है, लेकिन हमारे जिन्वो को तो अब तक इसके बारे में कुछ पता भी नहीं होता है। लेकिन इतने में ही वो एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस को सेंस करता है, जो होती है एस रैंक के हंटर्स की, जो आपस में प्रैक्टिस मैच कर रही होते हैं। तो उन्हें देखने के लिए जिन्वो काफी एक्साइटेड हो जाता है। तो इसी बीच हमारे जितने भी टॉप हंटर्स होते हैं, उनके बीच में एक मैच डिसाइड होता है, जो प्रैक्टिस मैच होने वाला होता है, ताकि सारे हंटर्स एक दूसरे की स्ट्रेंथ को विटनेस कर सकें। इसलिए ये मैच जो है वो 4 वर्सेस 4 का डिसाइड होता है, जिसके बाद बहुत तगड़ी इंटेंस बैटल हमें एस रैंक के हंटर्स के बीच में देखने को मिलती है। और इसी बीच में एक कोरिया का जो हंटर है वो चाहे इनको ऑलमोस्ट मारने ही वाला होता है कि हमारा संग जिन्वो बीच में आके उसे रोक देता है और एक ही मूव के अंदर एस रैंक के हंटर को डिफीट कर देता है। अब देखो, ये जो मैच है वो हमारे जिन्वो ने इंटरप्ट नहीं किया होता है, क्योंकि जापान ऑलमोस्ट ये 4 वर्सेस 4 का मैच जीत चुका होता है। और ये देखने के बाद गोटो रियोजू, जो एक नेशनल लेवल का हंटर है और इस रूम में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर भी है, वो हमारे जिन्वो को एक मैच के लिए चैलेंज कर देता है। और जिन्वो भी उसके लिए हाँ कर देता है, क्योंकि वो भी जानना चाहता था कि एक नेशनल लेवल का हंटर आखिर उससे कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इस मैच के दौरान में हमारे गोटो रियोजू को उसकी मौत दिखाई देती है, क्योंकि जिन्वो ने उसे बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड कर दिया था। वो तो गोटो रियोजू की किस्मत इतनी ज्यादा अच्छी होती है कि बाकी एस रैंक के हंटर्स आके हमारे जिन्वो और रियोजू को रोक देते हैं, वरना डेफिनेटली इस मैच के दौरान में हमारा रियोजू खत्म हो जाता। और इस मैच के बाद जिन्वो रेड में जाने से मना भी कर देता है, क्योंकि उसे अपनी माँ की कुछ ज्यादा ही चिंता होती है और वो उसके साथ और ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता है। जिसके बाद हमारे 16 एस रैंक के हंटर्स को सिलेक्ट किया जाता है ताकि वो जेजू आइलैंड पे जा सके। और प्लान कुछ ऐसा होता है कि जितने भी हमारे जापान के हंटर्स होते हैं वो 4 टीम के अंदर डिवाइडेड होते हैं और चारों हमारे 4 डिफरेंट डायरेक्शन से हमारे आइलैंड के ऊपर अटैक करते हैं, ताकि जितनी भी एंड्स है वो अपनी गेम को छोड़ के उनके ऊपर अटैक करने के लिए आए। क्योंकि इस टाइम पे क्वीन अकेली होगी, तो हमारे एस रैंक के हंटर जो कोरिया से बिलोंग करते हैं वो सारे जाके उस क्वीन को डिफीट कर सकते हैं। जिसके बाद ही हमें एंड क्वीन दिखाई जाती है, जो अपनी एंड से बोलती है कि अब इस आइलैंड पे खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, तो हमें इंसानों से छीनना पड़ेगा। और उसी के बाद हमारा एंड किंग बॉर्न हो जाता है, जो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और इसे डिफीट करने के लिए काफी सारी शिप्स भेजी जाती हैं और काफी सारे ABCD रैंक के हंटर्स, रिटायर्ड हंटर्स और जो री अवेकन हुए होते हैं और हंटर्स नहीं होते हैं, वो सारे मेन आइलैंड के ऊपर तैयार खड़े होते हैं कि अगर हमारी एंड्स वहां से बचकर मेन आइलैंड की तरफ आती हैं, तो हमारे ये हंटर्स सबको प्रोटेक्ट कर सके। अब सभी शिप्स और प्लेन को देखने के बाद काफी सारी एंड्स जो है वो उनके ऊपर अटैक कर देती हैं। तो प्लान के अकॉर्डिंग हमारी कोरियन टीम एंड क्वीन को मारने के लिए आगे बढ़ जाती है और दूसरी तरफ जापानीज टीम एंड्स को वाइप आउट करना शुरू कर देते हैं, जिनके नंबर बहुत ज्यादा होते हैं। और कमाल की बात कि हमारी कोरियन टीम बहुत जल्दी एग वाले रूम तक पहुंच जाती है, जहां काफी सारी एग्स रखे होते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही एग टूटा होता है,
जो उन एग्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बड़ा होता है, जिसे देखने के बाद सभी हंटर्स शॉक हो जाते हैं। लेकिन इतने में ही उन्हें एंड क्वीन भी मिल जाती है, जिसे इजिली हमारी इस सीरीज की फीमेल प्रोटैगनिस्ट चाहे हिन डिफीट कर देती है। वहीं दूसरी तरफ जो हमारे जापानीज टीम के कुछ मेंबर्स हैं, उन्हें एक बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड प्रेजेंस सेंस करने को मिलती है, जो और किसी की नहीं बल्कि एंड किंग की होती है। तो वो अपने रास्ते में आने वाले हर किसी को मारता चला जाता है और काफी सारे जापानीज हंटर्स को मारने के बाद हमारा एंड किंग वापस आ रहा होता है क्वीन के पास। लेकिन वो देखता है क्वीन ऑलरेडी मर चुकी होती है और जब वो आ रहा होता है, उसकी जस्ट प्रेजेंस को फील करने के बाद सभी हंटर्स जितने भी वहाँ मौजूद होते हैं सब टेरर फील कर रहे होते हैं, जबकि सब एस रैंक के हंटर्स होते हैं। तो हमारा एंड किंग एक एक करके मारना शुरू कर देता है, जिसमें सबसे पहले घायल होती है हमारी चाहे हिन और उसी के जस्ट बाद वो उनके हीलर को जान से मार देता है। लेकिन वो बाकी हंटर्स को भी छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन सडनली उसे एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस सेंस करने को मिलती है बाहर। तो वो उसकी तरफ भाग के चला जाता है, जो और किसी की नहीं गोटो रियोजी की होती है। तो वो उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम किंग हो, और उनके बीच में बैटल शुरू हो जाती है। लेकिन हमारा गोटो रियोजू उसे ज्यादा देर होल्ड नहीं कर पाता है और इस बीच वो मारा जाता है। दूसरी तरफ जो हमारी कोरियन टीम होती है, जो एंड किंग के हमले से काफी ज्यादा इंजर्ड होती है, तो उनके ऊपर काफी सारी एंड्स अटैक करने आने वाली होती है। लेकिन हमारे जिन्वू की जो शैडो होती है वो उन्हें प्रोटेक्ट कर देती है और ये चीज हमारा जिन्वू सेंस कर लेता है और वो तुरंत यहाँ पे टेलीपोर्ट कर जाता है। सो हियर कम्स द रियल किंग, जो आते ही अपनी शैडो से सभी एंड्स को पलक झपकते ही खत्म कर देता है और उन्हें अपनी शैडोज भी बना लेता है और वो आते ही सभी एस रैंक के हंटर्स को हील कर देता है। लेकिन चाहे इनकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब होती है, तो वो उसे हील नहीं कर पाता है, क्योंकि इतने में ही एंड किंग वापस आ जाता है और वो बोलता है कि बाहर कोई भी किंग नहीं था। और वो जिन्वू की प्रेजेंस को सेंस करने के बाद बोलता है कि क्या तुम किंग हो। तो जिन्वू उसके सामने खड़ा हो जाता है और यहाँ से शुरू होती है हमारी सीजन 2 की क्लाइमेक्स वाली फाइट, जो है बैटल बिटवीन द किंग्स, जहाँ एंड किंग हमारे जिन्वू के ऊपर जोर से हिट करता है और उसे लगता है कि जिन्वू का खेल खत्म हो चुका है। लेकिन जिन्वू वापस आके जोरदार हिट करता है हमारे, और मैं बता दूं कि इसी सीरियस पंच के साथ उसने बैरन को एक ही पंच के अंदर डिफीट कर दिया था। लेकिन एंड किंग दोबारा खड़ा हो जाता है और दोनों के बीच में काफी तगड़े पंचेस लैंड करते हुए देखने को मिलते हैं और सब इस बैटल को देख के शॉक हो जाते हैं। और ये टीवी के ऊपर भी टेलीकास्ट हो रही होती है, क्योंकि ये पूरी रेड जितनी भी अभी तक चल रही थी, ये हमारी कोरिया और जापान और बाकी सारे देशों के अंदर भी टेलीकास्ट हो रही होती है, क्योंकि जेजू आइलैंड को एक बहुत ही ज्यादा मेजर थ्रेट माना जा रहा था। अब इतने में ही हमारा जो एंड किंग है वो एक डेडली पॉइजन से हमारे जिन्वू के ऊपर हिट करता है, जो कोई नॉर्मल इंसान होता तो अब तक बच नहीं पाता। लेकिन हमें पता है कि हमारे जिन्वू के ऊपर किसी भी तरीके का पॉइजन काम नहीं करता है और वो काफी जोर से हिट करता है हमारे एंड किंग को। तो एंड किंग भी समझ जाता है कि उसकी ये सारी टैक्टिक्स हमारे जिन्वू के ऊपर काम नहीं करने वाली है, तो वो अपने साइज को छोटा कर लेता है और अपनी एजिलिटी और स्पीड को काफी ज्यादा इंक्रीज कर देता है। लेकिन जिन्वू उसकी स्पीड को सरपास तो करता है ही, लेकिन धीरे धीरे उसके डिफेंस को भी तोड़ना शुरू कर देता है, क्योंकि इसके पास एक एक्सोस्केलेटन होता है जो बहुत ज्यादा हार्ड होता है और इसीलिए इसका डिफेंस सिस्टम इतना हाई था कि इसको बाकी कैरेक्टर्स छू नहीं पा रहे थे। लेकिन ये चीज जिन्वू के ऊपर काम नहीं कर रही होती है और उसने उसके डिफेंस सिस्टम को तोड़ दिया होता है और धीरे धीरे हमारे एंड किंग को अपनी हार दिखाई देने लगती है। तो वो अपनी काफी सारी एंड्स को बुला लेता है ताकि जिन्वू को आउट नंबर करके हरा सके। लेकिन जिन्वू की एबिलिटीज के बारे में उसे नहीं पता होता है और उसे ये नहीं पता था कि उसका सामने बाप खड़ा है। तो जिन्वू अपनी सारी शैडोज को बुलाता है और उसमें एंड्स भी शामिल होती हैं, जो पलक झपकते उसकी पूरी आर्मी को डिफीट कर देती हैं। तो अब हमारे एंड किंग के पास और कोई चारा नहीं होता है और वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा जिन्वू इतनी आसानी से उसे थोड़ी भागने देगा और वो उसे पलक झपकते ही पकड़ लेता है और उसे डिफीट भी कर देता है। और जिसके बाद ही वो चाहे हिन को भी हील कर देता है और सभी हंटर्स को वापस सेफली भेज देता है और खुद आइलैंड के ऊपर रुक जाता है ताकि बची कुची जितनी भी एंड्स है उन सभी का सफाया कर सके। और एंड किंग को मारने की वजह से फाइनली हमारा जिन्वू जो है वो 100 लेवल को अचीव कर लेता है और वो एंड किंग की बॉडी को भी अपनी शैडो बना लेता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और इसी वजह से अब तक की जितनी भी शैडोज है वो उन सभी में सबसे ज्यादा पावरफुल था और इसकी रैंक होती है जनरल। अब देखो ये शैडोज की जनरल रैंक क्या होती है, नाइट रैंक कौन सी होती है और इनमें सबसे ज्यादा पावरफुल कौन सी होती है, ये सारी हम एक वीडियो के अंदर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जो आपको ये सोलो लेवलिंग की प्लेलिस्ट के अंदर देखने को मिल जाएगी, तो आप इसे भी चेकआउट कर सकते हो। खैर हमारा जिन्वू इसके बाद उसका नाम रख देता है बैरू और ये बैरू जो है वो बात कर सकता है क्योंकि ये जनरल रैंक पे है ऑब्वियसली। और इसके बाद वो एंड क्वीन को भी अपनी शैडो बनाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो फाइट नहीं कर सकती है, तो वो उसके एक्सट्रैक्शन को कैंसिल कर देता है। जिसके बाद बैरू बताता है कि अभी भी 50% एंड्स जिंदा हैं, जिन्हें खत्म करना बहुत जरूरी है। तो जिन्वू एंड्स को खत्म करने का काम हमारे बैरू को दे देता है, जो पलक झपकते ही काफी सारी एंड्स को खत्म भी कर देता है। जिसके बाद कट टू कट हमें एक फ्यूनरल दिखाया जाता है, जिसके अंदर जितने भी लोग रेड के दौरान मारे जाते हैं उन सभी को ट्रिब्यूट दिया जाता है और इसी के साथ हमारी जेजू आइलैंड आग खत्म हो जाती है। तो ये
था पूरा सीजन 2। अगर आपको इसमें से हमारे जिन्वू वर्सेस एंड किंग की फाइट और भी ज्यादा डिटेल में देखनी है तो कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। वैसे तो हमारे क्रंचीरोल ने ये चीज ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि इसके टोटल 6 सीजन बनेंगे, जिसका मतलब है कि शायद ऐसा हो सकता है कि इसकी कहानी को और ज्यादा खींचा जाए, वरना हमें सीजन 2 की स्टोरी तो यहीं तक देखने को मिलने वाली है। लेकिन अगर आपको इसके आगे की स्टोरी भी जाननी है तो हमें कमेंट करके बता सकते हो, हम उसके ऊपर भी डिटेल में बात कर सकते हैं। खैर आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है, तो और किसी वीडियो में ढंग से बात करेंगे। सो डू लाइक दिस वीडियो, और अगर आपको ये पसंद आती है तो अपने एनिमी दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।